हाय, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन एन के स्टडी पॉइंट @ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। प्यारे साथियों, अम्ल, क्षारक एवं लवण का 5वां वीडियो पर हम आ चुके हैं। आज हम लोग 5वें वीडियो पर आगे के डिटेल्स के इसके बारे में बात करेंगे। तो देख सकते हैं जैसे कि आपके स्क्रीन पर लग चुका है। प्यारे साथियों, आज हम लोग इसके डिटेल में जाएंगे। देखिए, दरअसल अगर पूरा डिटेल में बात करी जाए तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है और मैं नहीं चाहता हूं कि इतनी लंबी लेक्चर बनी। इसके डिटेल जानने के लिए आप एनसीईआरटी बुक पढ़ें। आई रिकमेंड यू, एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दे रखी है। आज हम लोग टू द पॉइंट, जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है उस पॉइंट पर बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन हो जाए। सफ़र में मुश्किल आए, देखिए क्या लिखा है कि सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाती है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ठीक है प्यारे साथियों, सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर आपके सफ़र में मुश्किल आ रहा है तो आपकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। अगर कोई रास्ता रोके, आप जो करना चाहते हैं, अगर आपको कोई रोकेगा तो ज़रूरत और बढ़ जाती है कि नहीं, ये मुझे करना ही है। अगर बिकने पर आ जाओ, समझ रहे हो, अगर तुम बिकना चाहते हो तो घट जाती है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। इसलिए अपने कीमत को बढ़ाओ, कभी बिकने की कोशिश मत करो। हम उतना ही बिकेंगे, उतना ही झुकेंगे जितना है ज़रूरत, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए इसके साथ ही हम लोग चलते हैं सीधे अपने सेशन पर और डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर लग चुका है कि अम्ल क्षारक के विलयन कितने प्रबल हैं, कौन से अम्ल कितने प्रबल हैं, कितने दुर्बल हैं, इसकी जांच कैसे करी जाती है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और बहुत सारी एसिड है। कौन से स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन सी एसिड ज़्यादा ताकतवर है, कौन सा कमज़ोर है, कैसे जानेंगे। तो इसके लिए प्यारे साथियों एक पीएच स्केल विकसित करी गई। ठीक है, क्या विकसित करी गई? पीएच, जिसमें देखिए यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जिसमें H+ अथवा OH आयन के विलयन की सांद्रता कम हो, उसे तनुकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। तनु और सांद्र के बारे में आप पढ़ चुके हो। अब कहता है क्या आप जान सकते हो कि विलयन अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग और दुर्बल मतलब कमजोर। तो कहता है कि इसको जानने के लिए सार्वत्रिक सूचक, अनेक सूचक का मिश्रण होता है, उपयोग की जा सकती है। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन हाइड्रोजन विभिन्न सांद्रण विलयन को रंगों को प्रदर्शित करता है। विलयन की उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर पहले लिख लेना कि पीएच स्केल किसे कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। बुक के अंदर घुसोगे, इसी में आंसर दिया, इसी में क्वेश्चन बनाना है आपको। डायरेक्ट आप अभ्यास करने लग जाते हो तो अभ्यास के प्रश्न बहुत टफ है, नहीं बनेंगे। पहले ये सब क्लियर करो, एक एक ये सब जो हेडिंग दिया है ना, इसको क्लियर करो और समझो। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की गई, उसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी सूचक है पुषांश, जिसको पोटोजेन, क्या लिखा है? पोटेंज एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, पावर। इसे पीएच स्केल सामान्यतः 0 से लेकर 14 तक विकसित करी गई। आइए इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तो देखिए जैसे कि आपके स्क्रीन पर जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पीएच स्केल दिखाया गया है। बच्चे मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, ये लार ये सब की जो पीएच मान दिया है ये सब तुम लोग खुद देख लेना। हम आ जाते हैं टू द पॉइंट पर। इस तरह का पीएच स्केल रहता है। इंची जानते हो ना, लंबाई चौड़ाई नापने के लिए जो इंची होती है वही स्केल है। देखो इसमें इसी तरह 0 से लेकर 14 तक दिया रहता है। अब यहाँ पर जो 7 पर आता है, ये जो है एकदम न्यूट्रल है। 7 वाला ना तो अम्ल है ना ही क्षार है, ये क्या है? न्यूट्रल है बेटा। जितना नीचे जाएगा ये इधर जितना कम पड़ेगा उतना ही ये क्या होगा? प्रबल होगा। ये जितना ज़्यादा होगा वो कितना होगा? वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे देखो ये जठर रस है, जठर रस का लगभग 1.2 होता है पीएच मान। नींबू के रस का होता है 2.2। ठीक है, इस तरह बढ़ता जाता है।
अब देखिए शुद्ध जल में जो होता है 7 होता है, मतलब ना ये अम्ल है ना ही क्षार है। ये जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये 10 है, 10 है मतलब ये क्षार है। ये जो बीच में से लाइन दिया है यहाँ से यहाँ तक बाबू अम्ल होता है, ठीक है, याद रखना अम्ल होता है। और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, क्षार होता है। क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है बच्चा। फिर यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है, जो सबसे क्या बोलते हो, मतलब कि एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग क्षार जिसको बोलते हो वो है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अम्ल की शक्ति में H+ आयन और OH- आयन पर निर्भर करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना कमजोर है। कहता है यदि सांद्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल जैसे मोलर विलयन लेते हैं तो विभिन्न मात्रा में अब यहाँ पर देखिए कहता है कि अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाली अम्ल क्या होती है, प्रबल अम्ल कहलाती है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रबल अम्ल किसे कहते हैं तो क्या लिखेंगे कि अधिक मात्रा में pH का मान उत्पन्न करने वाली अम्ल क्या कहलाती है, प्रबल अम्ल कहलाती है। जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। मतलब ये है बाबू कि जितना H+ आयन ज़्यादा करेगा वो कितना होगा, वो उतना ही विकसित होगा, उतना ही मजबूत होगा। जितना H+ कम होगा वो क्या होगा, वीक होगा। जाहिर सी बात है, ये ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, मजबूत होगा, ठीक है। अब दैनिक जीवन में pH का मान क्या है, क्या है जो आपके दैनिक जीवन में देखिए हमारे शरीर का जो pH मान होता है 7 से लेकर 7.8 पारस के बीच में कार्य करता है। जिसका pH मान इससे कम है या ज़्यादा है समझ लीजिए आप कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित हैं। तो याद रखिएगा pH मान, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बनता है। हमारे शरीर का pH मान 7 से लेकर 7.8 के बीच में होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा क्या होती है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए क्या होता है, जीवित प्राणी के लिए संकीर्ण pH पारा से निम्न, ये तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आपको पूछेगा एग्जाम में, ये देख लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ है जल के pH का मान जब 5.6 से कम होती है तो अम्लीय वर्षा हो जाती है। जब 5.6 से कम होने लगे तो कैसी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। मतलब समझ रहे हो कि अम्ल पड़ने लगता है, एसिड बढ़ जाता है। पानी में अम्ल का एक मात्रा लिमिट है, 5.6 से जब कम आएगा, जितना कम आएगा तो क्या है, ज़्यादा हो रहा है, मतलब एसिड आ जा रहा है तो कम होता है। ऐसे नदी जलीय जीवधारियों को जीवित रहना कठिन हो जाता है। जब pH अम्लीय वर्षा होती है ना तो बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं। क्या होता है कि पानी खट्टा हो जाता है, अम्लीय हो जाती है, तो वो सब सारे जीव जंतु मरने। अब जैसे हेडिंग देख सकते हैं आपके बगीचे का pH मान कितना है। बट बेटा मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी आपके घर के आजू बाजू में जो खेती होती है वो कृषि विभाग से आता है मिट्टी चेक करने के लिए, उसको pH चेक करी जाती है। उसमें उसी मिट्टी के बारे में दिया है, थोड़ा डिटेल में देख लेना। तो हर एक जगह मिट्टी का pH मान अलग अलग होता है, कैसे चेक करना है उसी के बारे में इसमें दिया है। अब आगे बात करते हैं हमारे पाचन तंत्र में pH का मान। pH का क्या है, देखिए कहता है कि यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl उदर उत्पन्न करती है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन को पचाने में सहायता करती है। अब कहता है कि अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्लीय उत्पन्न करती है, जिसके कारण उदर में दर्द या जलन अनुभव। कभी कभी जानते हैं खाना जब नहीं पचता है तो पेट में क्या होता है, दर्द होता है, जलन होता है। ये क्यों होता है, ये जो उदर है उसके अंदर क्या होती है, ये मान बढ़ जाती है। क्या होती है, उदर में pH का मान बढ़ जाता है जिसके कारण जलन होती है। फिर आप क्या करते हैं कि जाओ बेटा इनो लेके आओ, इनो खाते हो फिर नॉर्मल हो जाता है। इस दर्द को मुक्त होने के लिए एंटी एसिड जैसे क्षारक का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय के आरंभ में एक उपचार की आवश्यकता सुझाव, एंटी एसिड अम्ल अत्यधिक मात्रा में उदासीन कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करी जाती है। जैसे ये आपका पेट है, इसमें एसिड का मात्रा ज़्यादा हो गया तो दर्द करने लगा, एसिडिटी प्रचार देता है, टीवी में देखे होंगे। फिर जैसे वो इनो खाता है 2 मिनट में काम तमाम। तो जब ये अम्ल आपके पेट में था, ठीक है, और आप क्या कर दिए, ऊपर से क्षार पी दिए इनो लाकर, तो क्या हो गया भैया, लवण हो गया, नमक बन गया और आपका पेट का जलन। जो एसिड की मात्रा थी ये इसको क्या कर दी, डैमेज कर दिया, काट दिया, लवण बना दिया। तो इस तरह से होता है, ठीक है प्यारे साथियों, इसको नोट डाउन कर लेना। दूसरी बात करते हैं कि pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय। आजकल देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों की दांतें सड़ जाती है। क्या रीज़न है दांत सड़ने का, दांत में कीड़ा लग जाता है। जब आर्मी में जाइएगा ना तो आपका दांत भी चेक होगा, पैक आपका दांत का बराबर है कि नहीं। तो pH के कारण दंत क्षय होता है।
आप कोई भी कोलगेट धो रहे हो, किसी चीज़ से भी ब्रश कर रहे हो, लेकिन फिर भी दांत सड़ रहा है, क्या रीज़न है? आइए हम देखते हैं। तो कहता है मुंह का जो पीएच मान होता है 5.5 से जब कम होने लगता है, मान के चलिए 4.4 आ गया या 5.4 आ गया या 5 आ गया, तो क्या हो रहा है? अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो प्रारंभ में क्या होती है? दंत क्षय प्रारंभ हो जाती है। दांतों का इनेमल जो होता है दंतवलक कैल्शियम हाइड्रोक्सीपिटाइट यानी कि कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टल के रूप में होता है। जो हमारा दांत होता है ना, इन चीज़ों का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टल के रूप में बना होता है। किस चीज़ का? कैल्शियम का बना है। अब देखिए से बना होता है जो शरीर के सबसे कठोर पदार्थ से है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? दांत है। जल में नहीं घुलनशील, लेकिन मुंह के पीएच का मान जब 5.5 से कम हो जाता है तो यह संक्षारित होने लगता है, क्षति होने लगता है, लॉस होने लगता है, दांत सड़ने लगता है। प्यारे बच्चों, मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह के अवशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थ के निम्नीकरण के कारण अम्ल उत्पन्न होती है। जब आप ब्रश नहीं करते हैं, मुंह नहीं धोते हैं, तो क्या होता है? दांत में जैसे कुछ खाएं और वो फंस के रह गया, वो ऐसी अम्लता उत्पन्न कर देती है, आपके लार के साथ मिलकर पीएच का मान कम कर देती है। प्लस खाने पीने में भी 19-20 करने से ये कम होता है। भोजन के बाद मुंह को साफ करना, इसके लिए बचाव किया जा सकता है। जैसे हम लोग खाना खाते रात में, तो ब्रश कर दीजिए, तो फिर कभी भी आपका दांत नहीं सड़ेगा। मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंतमंजन का उपयोग करिए। आजकल तो एक से एक चला है, करने की अत्यधिक मात्रा में उदासीन हो जाती है और परिणाम स्वरूप दंत क्षय रुक जाती है। लेकिन अक्सर पहले चलता था दंतमंजन, आजकल दंतमंजन बंद हो गया। आजकल तो रामदेव बाबा, फलना बाबा, ना जाने किसके किसके निकले। ये दंतमंजन जिसे क्या करती थी? दंत क्षय को रोक देती थी, मतलब दांत नहीं सड़ता था। जैसे अम्ल ज़्यादा हो गया मुंह के लार का, पीएच का मान गंदगी से जैसे इसके साथ क्षार करता है, इसको लवण बना देता, डैमेज कर देता, और इस तरह से दंत क्षय को रोका जा सकता है। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आएगा, पूछेगा पीएच के कारण दंत क्षय क्यों होता है, तो सीधा सीधा आंसर लिखना। जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है, दंत क्षय होती है। अब कहेगा दंत क्षय के लिए निवारण क्या है, तो क्षारीय युक्त दंतमंजन का उपयोग किया जाता है। और 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, ये टाइप। तो जब शॉर्ट टाइप पूछेगा तो उसी हिसाब से आंसर देना है। लॉन्ग टाइप पूछेगा बेटा और लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, तो अपने हिसाब से आंसर देना। किसी के कहे बहकावे पर आकर नहीं कि यही डिफिनेशन, यही रट लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमको जैसे बनाना है उस तरह से आंसर कर सकते हो, लेकिन हाँ आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। आपका जो कॉपी चेक करता है एग्जामिनर, उनको समझ में आना चाहिए। देखिए जैसे कि देख सकते हैं आपका हेडिंग है पशुओं एवं पौधे द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। बेटा जब कभी मधुमक्खी डंक मारता है तो देखिए बड़ा ज़बरदस्त जलन होता है। मधुमक्खी के डंक अम्लीय छोड़ देती है, उसके डंक में ना एसिड होती है। जैसे आपको डंक मारा तो आपके शरीर पे क्या कर दिया? एसिड डाल दिया, छिड़ दिया। अब क्या कहता है? दर्द होने लगती है, बड़ा ज़बरदस्त, मम्मी का नाम याद आ जाता है। तो जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए पर बेकिंग सोडा यानी कि क्षार युक्त, जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग मिलाने से क्या होता है? नेटल के डंक की बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ देता है, जिसके कारण जलन का और दर्द अनुभव। नेटल मतलब बेटा सॉरी मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये बिच्छू होता है। बिच्छू भी काटता है ना तो वो एसिड डाल देता है। और तो इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बेकिंग सोडा का दुर्बल जैसे क्षार का उपयोग करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं, मधुमक्खी, उसमें भी होती है। अब देखिए पहले किसी को सांप वाँप या बिच्छू काट लेता था ना, तो ऐसे पत्ता तोड़ के लाता था, फिर पीस के लगा देता था, वो आदमी बच जाता था। उसी चीज़ का साइंटिफिकली उदाहरण देख सकते हैं। प्राकृतिक उदासीन की विकल्प देती है। नेटल के सकीय पादप जंगल में उपज इसके पत्तों का डंकनुमा बाल, जैसे अगर गलती से छुआ जाता है तो डंक से दर्द होने लगता है। इस बाल में मेथनोइक अम्ल स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक स्थान पर डॉग पत्ते को रगड़कर या पत्ते अधिक नेटल के पास पैदा होती है। क्या आप डॉग पौधे प्रकृति के अनुमान लगा सकते हैं? आप जान गए होंगे कि अगली पहाड़ पर चढ़ते समय गलती से नेटल के छू गए जाने पर क्या होगा। क्या अपने पारंपरिक इलाज के ढंग के बारे में लगने। देखिए क्या है ना कि इस तरह का एक पौधा होता है, उसको बोलते हैं नेटल सकीय पादप। जब भी आप पहाड़ उहाड़ पर चढ़िएगा, टच होगा तो उसी तरह दर्द होने लगेगा। उसके लिए भी एक दूसरा पारंपरिक तौर पर इसका इलाज है। डंक के स्थान पर डॉग के पौधे को, पत्ता को रगड़ कर लगा दीजिए तो आपका कम हो जाएगा। या कभी बिच्छू काट लिए तो वो उस पत्ते को डालने से कम हो जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, अब चलिए 12वां नंबर पीडीएफ पर आ जाते हैं। बेटा इसमें से एक भी मिस मत करना, नहीं तो तुम्हारी नंबर एग्जाम में चली जाएगी। बेटा पूछा जाता है कि देखिए सिरका, संतरा, इमली,
टमाटर, खट्टा दूध, नींबू, चींटी का डंक और नेटल का डंक। देखिए नेटल में होता है बिच्छू, ठीक है बेटा। सब में एसिड पाया जाता है। वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है उसे अम्ल कहते हैं। जैसे देखिए सिरका, अचार, एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। संतरा में बाबू सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके फार्मूला भी आगे क्लास में तुमको बहुत डिटेल में, जब आप बीएससी केमिस्ट्री करोगे, सिट्रिक एसिड का एक अलग से आपको चैप्टर मिल जाएगा। तो अभी जो है ना क ख ग पढ़ रहे हो, समझ लो साइंस का, तो इसको अच्छे से कर लेना। इमली में बेटा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सी अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल, याद कर लेना। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, एकदम आपके माइंड मुंह पे होनी चाहिए। टमाटर में कौन सा? ऑक्सैलिक अम्ल। जो खट्टा दूध होता है लैक्टिक अम्ल। दूध के अंदर हमेशा लैक्टाइक इस तरह लिखा रहता है, देखना रबड़ वबड़ में भी। नींबू में सिट्रिक अम्ल, और चींटी के डंक में भी मेथनोइक अम्ल, और नेटल के डंक में भी मेथनोइक अम्ल। देखिए ये दोनों में सेम पाया जाता है। डंक मतलब याद रखिएगा मेथनोइक अम्ल। दूसरा देखिए दूध लैक्टिक, ये अलग है। सिट्रिक अम्ल जो है दो चीज में याद रखिएगा, नींबू और संतरा सिमिलर है। नींबू जैसे होता है वैसे भी संतरा होता है। इन दोनों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है बेटा। बाकी आप टार्ट्रिक अम्ल इमली, टमाटर का ऑक्सैलिक, और सिरका एसिटिक। सिरका तो याद ही हो गया, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी ये टार्ट्रिक इमली और टमाटर का ऑक्सैलिक, ये संतरा और नींबू दोनों में सिट्रिक, और चींटी का डंक और ये जो है तो आपका नेटल का डंक, इन दोनों में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ये हर एक का आपको याद रहना चाहिए। एक ना एक क्वेश्चन तो 10th में पूछ ही देता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरा सेशन, उम्मीद है। आप पढ़िए, मेहनत करिए, हम इसी तरह मदद करते रहेंगे आपका। प्यारे बच्चों थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम भी इस पर काम करें तो मेरे को मज़ा आए। और कंटिन्यू मेहनत करते रहो। आपका मेहनत का ग्राफ कभी डाउन नहीं होना चाहिए, हमेशा ऊपर उठते रहना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।